देखो अब कल जो अपन ने पढ़ा था भूकंप, भूकंप तो अपन देख रहे थे कि भूकंप क्या होता है, तो धरातल में जो कंपन की स्थिति उत्पन्न होती है। अब वो कंपन की स्थिति क्यों उत्पन्न होती है? भूकंप की उत्पत्ति सबसे पहले जिस धरातल में जहाँ पे होती है, तो एपिसेंटर जो होता है नजदीक वाला जो भाग होता है इस पर, क्योंकि एक चीज है, अपने को जब तक कोई चीज, कोई भूकंप आ भी रहा है किसी क्षेत्र में लेकिन उसका प्रभाव अपने को नजर नहीं आएगा, तब तक अपन कहेंगे कि भूकंप आ गया, नहीं कह सकते। तो सबसे पहले अपने को जैसे यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे धरातल से 2 किलोमीटर अंदर या 1 किलोमीटर अंदर कोई भूकंप की उत्पत्ति हुई, यहाँ पर जैसे भूकंप की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचेगा? इस धरातल पर, क्योंकि ये नजदीक है, तो इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा विध्वंसकारी होगा। और इसी को अपन सबसे पहले भूकंप का पता भी इसी क्षेत्र में लगता है। तो आज हम देखते हैं भूकंपीय तरंगे। अब भूकंप से उत्पन्न होने वाली जो तरंगे होती है, वो 3 प्रकार की तरंगे होती है, पी, एस और एल। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं, क्योंकि स्थल मंडल यानी धरातल पर ही तो भूकंप आएंगे। इस अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में, जब अपन आगे पढ़ेंगे कि पृथ्वी के अलग अलग समताप मंडल, सौर मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, अलग अलग परतें जो है, तो ये तो अपन धरातल के ऊपरी भाग पर पढ़ते हैं, सौर मंडल, समताप मंडल। उसी प्रकार धरातल के नीचे भी क्या होती है? परतें होती है। जैसे अपन बोलते हैं ना, क्रस्ट, ऊपर ऊपर वाली क्रस्ट हो गई, फिर उसके नीचे मेंटल हो गई, क्रस्ट, मेंटल, कोर, तो ये अलग अलग भागों में। तो धरातल के ऊपरी भाग में जैसे परतें होती है, उसी प्रकार नीचे वाले भाग में भी परतों के रूप में पाए जाते हैं। तो स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसने कहा है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से, यानी जो ऊपरी भाग है वहां से लेकर के 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं, उसको क्या कहेंगे? स्थल मंडल। भूकंप मापी यंत्र, जिसको बोलते हैं सेस्मोग्राफ यंत्र, तो सतह पर पहुंचने वाली भूकंपीय भूकंप तरंगों को क्या करता है? अभिलेखित करता है, यानी उसको अध्ययन या रीड करने का कार्य ये सिस्मोग्राफ करता है। 200 किलोमीटर की गहराई तक जितनी भी भूकंपीय तरंगे होती है, उन भूकंपीय तरंगों का अध्ययन कौन करता है? सिस्मोग्राफ। तो भूकंप मापन किससे किया जाता है? भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ से। चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र। अब इसमें चित्र दे रखा है 3.1 के, कहीं दिया हुआ है क्या? देखो एक बार, ये देखो चित्र 3.1, 3.2, ये देखो, ये ऊपर वाला जो चित्र है इसमें दे रखा है पी तरंग। ये तरंग इस प्रकार से, अब ये सेंटर हो गया इसका, ये एपिसेंट, यहाँ से ये तरंगे अलग अलग भागों में चल रही है। ये एस तरंगे हो गई, ये इधर वाली, तो ये पी तरंगे हो गई जो सीधे नीचे आ रही है। तो पी, एस और एल जो तरंग होती है वो धरातलीय तरंग होती है। सबसे विध्वंसकारी जो तरंग है वो एल होती है। अभी तरंगे चलती कैसे वो देखते हैं पहले अपन। जैसे अपने ये पृथ्वी का ये हिस्सा है, इस पे तो, ये तो अपना धरातल है, इस पे तो अपन रहते ही है चारों तरफ, इसी भाग में तो अपन रहते हैं, और अंदर से ये क्या है? कठोर अवस्था में होती है। अब जैसे अपन बात करें कि धरातल पर यहाँ पर कोई भूकंप का केंद्र है और यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति होती है, यहाँ से सबसे पहले अपने जो एपिसेंटर बनेगा, सबसे पहले पता चलेगा वो इस क्षेत्र में चलेगा। अब यहाँ से क्या है? अलग अलग तरंगे निकलती है, तो कुछ तरंग होती है। अब यहाँ पे क्या अपन पढ़ते हैं, जैसे धरातल का केंद्र बिंदु, तो ये क्रस्ट, मेंटल और कोर। अभी कोर वाला जो भाग है वो कैसा होता है? तरल अवस्था में, क्योंकि धरातल में सबसे नीचे ज्यादा, इतनी ज्यादा ताप होने के कारण यहाँ पर क्या है? सारी चीजें पिघली हुई अवस्था में रहती है, तरल अवस्था में रहती है। तो इस भाग से तरंगे क्या होती है? यहाँ पर स्पीड से चलती है, और जैसे तरल भाग आता है इसकी स्पीड स्लो हो जाती है, और ये यहाँ से यहाँ पहुंच जाती है। तो ये तो कौन सी तरंग हो गई? पी तरंग। एक तो इधर और इधर चलने वाली जो तरंग है वो तो हो गई पी तरंग। एस तरंग है, वो इससे, ये तरल भाग में प्रवेश नहीं करती और ये इधर इसके पास से इधर घूम जाती है। ये हो गई एस तरंग। एस तरंगे तरल क्षेत्र में कभी भी प्रवेश नहीं करती है, वो केवल कठोर भाग पर ही चलती है। एक तरंग जो है अपन बात कर रहे थे, एल तरंग, जिसको बोलते हैं धरातलीय तरंग। अब ये क्या होती है? जैसे सबसे पहले कहा धरातल पर पहुंची ये तरंग पी वाली, और यहाँ से एल तरंग की उत्पत्ति, और ये धरातल पर विध्वंस करना प्रारंभ कर देती है। ये धरातल के ऊपर, तो सबसे मानव के लिए सबसे जो आंतरिक भाग में जो टूट फूट और हलचल हो रही है, उससे का प्रभाव मानव के ऊपर ज्यादा देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो धरातलीय तरंग है, जो इस क्षेत्र पर क्या करती है? सबसे ज्यादा विध्वंसकारी तरंग के रूप में नजर आती है, और वो कई सारी इमारतों को गिरा देती है, कई गड्ढे, गहरे गर्त बना देती है।
तो सबसे ज्यादा प्रभावी मानव को प्रभावित करने वाली तरंग जो है वो कौन सी होगी? एल तरंग। और इस एल तरंग को क्या बोलेंगे? धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग जो सबसे मानव के सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग भी इसको कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है कि पी तरंग, ठोस, अब इसमें याद रखना है पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों से पार होती है। एस तरंग ठोस और गैस से पार होती है, लेकिन तरल जो पदार्थ है ठोस द्रव, इस द्रव्य क्षेत्र से होकर के एल तरंग पार नहीं हो पाती है। और एल तरंग जो है वो धरातलीय तरंग है, धरातल के ऊपरी भाग पर चलती है वो। तो इस चीज को अपने को दिमाग में ध्यान रखना है। अब आगे नेक्स्ट देखो अपने, तो भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप की तरंगों जो है उसको रीड करता है, अभिलेखित करता है। और चित्र 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय वक्र कर्व यानी जिस किस मार्ग पर वो चलती है वो दिखाया हुआ है। ये वक्र तीन अलग बनावट वाली तरंगों को प्रदर्शित करता है, तीन अलग बनावट, पी, एस और एल, तीन अलग अलग तरंगों को। बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कैसे होती है? एक तो धरातल के बाहर और एक धरातल के आंतरिक भाग में। तो एक तो भूगर्भिक तरंगें जो धरातल के आंतरिक भाग में चलती है, और एक धरातलीय तरंगें जो बाह्य भाग में चलती है। तो आंतरिक भाग में चलने वाली को बॉडी वेव्स बोलेंगे, और इसको धरातलीय तरंगों को सरफेस वेव्स, वेव्स यानी तरंगे, बॉडी यानी बुनियादी जो आंतरिक भाग में भूगर्भिक क्षेत्र में चलने वाली जो तरंगे होती है। भूगर्भिक तरंग उद्गम केंद्र से, उद्गम का मतलब जहां से वो उत्पन्न हो रही है, उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त के दौरान, ऊर्जा का मतलब वहां से जो एनर्जी छोड़ती है वो उस ऊर्जा के मुक्त के दौरान पैदा होती है, और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, यानी चारों तरफ वो आगे बढ़ती है। इसलिए उसे भूगर्भिक तरंग भी कहा जाता है। ये क्षेत्र है, तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, इधर भी चारों तरफ आगे बढ़ती है ये। केवल कारण क्या है कि कुछ तरंगें ऐसी होती है जो आंतरिक भाग में तरल अवस्था में नहीं पहुंच पाती, इस कारण से उसको थोड़ा अलग नाम दिया हुआ है। पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती है, इसलिए उन्हें भूगर्भिक तरंग कहा जाता है। भूगर्भिक तरंग और धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है। धरातलीय जो शैलें होती है, चट्टानें जो होती है, उन चट्टानों से टकराने के कारण वहां पर क्या होती है, कुछ नई तरंगें उत्पन्न होती है। जैसे कई बार अपन देखते हैं तरंगें क्या होती है, कई बार अपन देखते हैं कोई तालाब में पानी भरा होता है और अपन उसमें पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो वो केंद्र होता है और वहां से कुछ लहरें चलना प्रारंभ होती है छोटे स्तर पर। बड़ा पत्थर फेंकेंगे तो बड़ी लहरें चलेगी, छोटा फेंकेंगे तो छोटी लहरें चलेगी, लेकिन वहां से लहरें जो चलती है उस लहरों को अपन बोलते हैं वेव्स यानी तरंग। तो धरातल भूमि में भी इसी प्रकार की तरंगें चलती है, इसलिए उन्हें भूगर्भिक और भूगर्भिक तरंगें धरातलीय शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती है, जिन्हें धरातलीय तरंग कहा जाता है। ये तरंगें धरातल के साथ साथ चलती है। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरकर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन और आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा भी बदलती है। भूगर्भिक तरंगें कितने दो प्रकार की होती है, पी और एस। और एल वाली तरंग क्या होती है? धरातलीय तरंग। तो भूगर्भिक तरंगें दो प्रकार की और धरातलीय तरंग केवल एक होती है, कौन सी? एल, जिन्हें पी तरंग और एस तरंग के नाम से जाना जाता है। भूगर्भिक तरंगों को दो नामों से जाना जाता है, पी और एस तरंग। पी तरंगें तीव्र गति से चलने वाली तरंगें होती है। सबसे तेज गति से कौन सी तरंगे चलती है? पी। और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है, कौन सी? यहां से चली और ये सबसे पहले धरातल पर पहुंच गई, पी। इन्हें प्राथमिक तरंग भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती है। ये गैस, तरल और ठोस, जैसे कि अपन बात कर रहे थे कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती है। कौन सी तरंग? ये याद रखना, इसको अंडरलाइन कर लेना कि पी तरंग गैस, तरल और ठोस तीनों पदार्थ प्रकार के मार्गों से गुजर सकती है। जबकि एस तरंग धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती है और ये द्वितीयक तरंग कहलाती है। तो प्राथमिक तरंग कौन सी होती है? पी। और द्वितीयक तरंग कौन सी होती है? एस। तो पी तरंग जो है, प्राथमिक तरंग है, वो
ठोस, द्रव्य और गैस तीनों मार्गों से होकर गुजरती है। और द्वितीय की जो तरंग है एस, तो एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। ये द्रव और गैसीय पदार्थों के माध्यम से नहीं। तो इसमें सबसे मेन गैस वाला तो फिर भी क्षेत्र पार आ जाता, लेकिन पी तरंग ठोस, द्रव और गैस, और एस तरंग केवल धरातल या कठोर अवस्था वाले क्षेत्रों से होकर ही गुजरती है। द्वितीय तरंग कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि ये केवल ठोस पदार्थों के माध्यम से ही चलती है। एस तरंग की ये एक महत्वपूर्ण विशेषता भी होती है। एस तरंग की एक विशेषता ये है कि वो ठोस पदार्थ से ही गुजरती है। जब तरल या गैसीय पदार्थ आता है तो उसकी स्पीड जो होती है बहुत ही कम हो जाती है। इसी विशेषताओं ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना यानी भूगर्भ की जो बनावट है उसको समझने में काफी मदद की। परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित होकर वापस लौट जाती है, जबकि आवर्तन से कई तरंगे कई दिशाओं में चली जाती है। भूकंप लेखी पर अपने आरेखों से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है। ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी होती है, इनसे सेल विस्थापित होती है और इमारतें तक गिर जाती है। सबसे ज्यादा जो विनाशकारी है वो कौन सी तरंगे होती है? धरातलीय जो एल तरंग है। तो इसमें भूगर्भिक संरचना वाले की मदद, परावर्तन से तरंगे प्रतिध्वनित का मतलब किसी चीज से टकराकर वापस लौटती है, वापस लौट आती है, जबकि आवर्तन से कई तरंगे दिशाओं में चलती है। और भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा क्या करता है, भिन्नता किन किन दिशाओं में वो चल रही है उसका पता भी अपने को लग जाता है। धरातलीय तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती है और ये तरंगे ज्यादा विनाशकारी, पी की अपेक्षा एस तरंगे ज्यादा विनाशकारी और एस की अपेक्षा एल तरंग और भी ज्यादा विनाशकारी होती है। कई बार ये क्या करती है, बड़ी बड़ी इमारतों को गिराने का कार्य भी करती है। भूकंपीय तरंगों का संचरण, संचरण का अर्थ वही चीज है कि भूकंपीय तरंगे किन किन क्षेत्रों से होकर चलती है। भूकंपीय तरंगों का संचरण, भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होती है। जैसे ही ये संचरित होती है, जैसे ही ये यहाँ प्रारंभ होती है तो सेलों में क्या होता है, कंपन उत्पन्न हो जाता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। और ये संचरण गति की दिशा में ही क्या होते हैं, पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में क्या होती है, घनत्व तो किसी चीज के ऊपर प्रेशर लगाएंगे तो उसका घनत्व ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दबाव डालती है तो उसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है और सेलों में संकुचन यानी सेलें सिकुड़ने लगती है और फैलाव की प्रक्रिया पैदा हो जाती है। कुछ सेलें तो क्या होती है, सिकुड़ती है। अब किसी चीज के ऊपर प्रेशर बनाएंगे, दाब लगाएंगे तो वो चट्टान क्या होगी और फिर ज्यादा फैलना प्रारंभ कर देती है। संकुचन, जैसे अपन दाब लगाएंगे तो एक क्षेत्र में दाब लगेगा तो दूसरे क्षेत्र में वो बढ़ना प्रारंभ कर देती है। संकुचन और फैलाव की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ हो जाती है। अन्य तीन तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती है। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण मतलब बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर कंपन पैदा करती है, यानी ऊपरी भाग पर सबसे पहले धरातल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर उत्पाद कोई भूकंपीय क्रिया उत्पन्न होती है तो सबसे पहले वो यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यहाँ पर सबसे पहले पता लगता है कि भूकंप की उत्पत्ति हुई है। तो तरंगों की दिशा में समकोण पर कंपन पैदा करती है। अतः ये जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार और गर्त बनाती है। उभार का मतलब ऊपर उठा देती है और नीचे गहरा गड्ढा भी बना देती है। धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी होती है। जो धरातल जिसको अपन बोलते हैं एल तरंग, तो एल तरंग सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो ये तरंगों का संचरण था। अब ये याद रखना अपने को कि तरंगों का जो संचरण है, पी तरंग जो है वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती है। एस तरंग केवल ठोस माध्यम से, और एल तरंग धरातलीय तरंग होती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी तरंग भी होती है। धरातलीय तरंग है जो केवल धरातल पर ही अपना प्रभाव दिखाती है। तो ठीक है, यहाँ तक छाया क्षेत्र का उद्भव। छाया क्षेत्र क्या होता है तो उसका अगला जो पार्ट है उसमें देखेंगे छाया क्षेत्र का उद्भव। हाँ प्रीति,
किसी को मोहित बेटा कोई दिक्कत है तो इसको एक बार और तरीके से पढ़ना और कल आते ही पूछ लिया करो कोई जो दिक्कत रह जाती है वो। कल अपन पढ़ेंगे छाया क्षेत्र का उद्भव, छाया क्षेत्र क्या होता है, ठीक है ना। इसको पढ़ के आना एक बार जो पहले थोड़ा बहुत समझ में आ जाए। और अपने टाइमिंग का तो वही रहता है बेटा, वो लगभग देख लेना, कल से तो हो जाएगा टाइम सेट, मैं बता दूंगा आपको कल, सर आ जाएंगे कल। ठीक है, लेफ्ट हो जाओ जल्दी से और पढ़ना स्टार्ट करो।